जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए एक ऐसा पेपर साथियों जहां से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आप साथियों इस पूरे मॉडल पेपर को देखेंगे तो मैं कहूंगा यहां से आपका 20 नंबर तक का साथियों पेपर आ सकता है। तो इन सभी सवालों को आप लोग तैयार कीजिए। यहां पर हम लोग हिंदी के सवाल देखेंगे, जीके के सवाल देखेंगे, रीजनिंग के और साथियों मैथ के सवाल देखेंगे। तो पूरा ऐसा पेपर होगा जो सेम टू सेम साथियों आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों इन सभी सवालों को देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा और अपने एग्जाम को साथियों फतेह कीजिएगा। पहला सवाल करेंगे, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते। ये वाक्य की अगर बात करें, इसमें साथियों देखिए वह सफल होते हैं, इसमें दिक्कत है, रेखांकित शब्द ये है। तो आपको बताना है शुद्ध वाक्य कैसा हो सकता है। देखिए, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं, जो तो नहीं होना चाहिए। जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं, ये भी नहीं होगा। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, देखिए वह सफल होता है नहीं होगा। जब यहां पर जो आया है तो वे आएगा। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं, क्योंकि एक तरीके से बहुवचन बन गया तो वे आएगा, वह यहां पर नहीं आएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहने के साथियों तंगहाल होना। तो तंगहाल होने का मतलब क्या होता है कि बहुत गरीबी होना, यही तो होता है इसका मतलब। युद्ध में फंसना तो नहीं होता है, बहुत अधिक बीमार होना भी नहीं होता है, मानसिक बीमारी होना भी नहीं होता है, आर्थिक तंगी होना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें करके किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुला दर्शन के लिए जा पाता है, आता वही माता। अब यहां पर अगर बात करें, कोई दिक्कत आपको लग रही होगी। देखिए, किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है। अब देखिए ये यहां पर नहीं आएगी, ये यहां पर आएगी। ठीक है, जिसे बुलावा, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, यहां पर कुल मिला के बुलावा शब्द आएगा। अगला सवाल देखिए, करके शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक की वर्तनी बिल्कुल सही होगी, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, यह शुद्ध वाक्य है। या आग लगने का कारण, यहां पर तो कारण गलत लिखा हुआ है। मृत्यु पर किसी का, ठीक है, वश नहीं चलता, या एक तरीके से किसकी तैयारी, ये भी गलत है। मैं कहूंगा मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, ये वाला वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहा जाता है। तो यहां पर साथियों रेखांकित शब्द हो जाएगा, इसका विलोम आपको बताना है। यानी कि श्याम का विलोम क्या होता है साथियों, तो श्याम का विलोम क्या होता है, श्वेत होता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि कहा सुनी होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। तो कहा सुनी होना साथियों, इस मुहावरे का मतलब होता है वही वाद विवाद होना। ठीक है, तो राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी 3 के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है। तो आपको पर्यायवाची बताना, ये जो आम शब्द है ना साथियों, इसका आपको बताना है दिए गए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं, अच्छा नहीं है। यानी कि आम का आपको पर्यायवाची बताना है कौन सा नहीं है। देखिए, आम को रसाल कहते हैं, बिल्कुल अकुंसी नहीं, अंकुशी नहीं कहते, अति सौरभ भी कहते हैं और फलराज भी कहते हैं, लेकिन अनकुंसी नहीं कहते, नहीं कहते हैं। तो यह आम का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपने अगर पीडीएफ ले ली है तो उसको पढ़ने लगिए, क्योंकि पेपर आपका साथियों वहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा साथियों एक ऐसी पीडीएफ मैंने तैयार करवाई है जहां से तकरीबन 55 से लेकर 60% तक साथियों आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए मैथ के बहुत सारे सवाल वहां पर होंगे, रीजनिंग के बहुत सारे सवाल होंगे, हिंदी के बहुत सारे सवाल होंगे, जीके के बहुत सारे सवाल होंगे। मैं कहूंगा यहां से साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पहली पीडीएफ में साथियों पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनका सबका सॉल्यूशन शिफ्ट वाइज शिफ्ट करके, और 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर, जैसा आपका पेपर आ सकता है ना वैसे साथियों पेपर आपको दिए जा रहे हैं, 10 पेपर के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। तो ये आपको पीडीएफ साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। उसके अलावा करंट अफेयर की पीडीएफ भी साथियों आपको दी जा रही है अलग से। तो ये 45 रुपए में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, एसएससी जीडी पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ आपको साथियों मिल जाएगी, वहीं पर भेज दी जाएगी। उसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी साथियों आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, करके जो संविधान के अनुकूल हो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको तो संवैधानिक कहा जाता है। क्या उसको साथियों संवैधानिक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए,
कहा जा रहा है कि यहाँ शुद्ध गाय का, देखिए रेखांकित शब्द की अगर बात करें तो यही होगा, शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो शुद्ध गाय थोड़ी ना होती है साथियों, ठीक है, गाय का शुद्ध दूध ये होना चाहिए था, तो यहाँ शुद्ध गाय का नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध दूध गाय का मिलता है, ये क्रम सही नहीं है। परिवर्तन की आवश्यकता तो बिल्कुल है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि 1 सही है, तो सही वाले का आपको बताना है कौन सा सही है। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा या मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, जब वार आ गया तो दिन क्यों आ गया। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, ये भी नहीं सही है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ये भी नहीं सही है। मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा है, यानी कि यहां पर जो रेखांकित शब्द है आधुनिक, इसका आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। तो आधुनिक का विलोम क्या होता है साथियों, पौराणिक होता है। क्या आधुनिक का विलोम इसमें से क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह के रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताइए, यानी कि यहां पर जो शीघ्र लिखा हुआ है, वैसे नॉर्मली होता क्या है साथियों, एक तरीके से अगर बात करें ऐसे लिखा जाता है साथियों शीघ्र, लेकिन यहां पर गलत लिखा हुआ है। तो सही कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ, ऐसे लिखा जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका चैनल है, जिस चैनल का नाम है एग्जाम फतेह, क्या साथियों इस चैनल का नाम है, इस चैनल का नाम है साथियों एग्जाम फतेह। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन आधा सिलेक्शन तो साथियों आपका ऐसा ही हो जाएगा, आधा सिलेक्शन आपका ऐसे। क्योंकि फिर सिलेक्शन की अगर बात करें, यानी कि सब्सक्राइब करने के बाद कंटेंट आपको पढ़ना है, जो कंटेंट आपको एग्जाम फतेह चैनल के माध्यम से दिया जाए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, जिसका उदय हाल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों नवोदित कहा जाता है। क्या उसको नवोदित कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि छलनी कर डालना, क्या इस मुहावरे का आपको मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। रौनक होना, बेफिक्र होना, मन में वैराग पैदा होना, या शोक विहल कर देना। तो मैं कहूंगा शोक विहल कर देना, ये इसका मतलब हो जाएगा छलनी कर डालने का। उसके बाद देखिए कह रहे कि साथियों यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि अच्छा यहां से खत्म है, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। अब ये रेखांकित शब्द है, सौभाग्य क्या ऐसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा नहीं। क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है सौभाग्य, ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है और पूछा भी जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताइए, यानी कि किताबी कीड़ा। इस किताबी कीड़े का मतलब क्या होता है, हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले को किताबी कीड़ा कहा जाता है। पढ़ाई से दूर भागने वाले व्यक्ति को किताबी कीड़ा, या ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता हो, या उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत। तो मैं कहूंगा हर समय किताब पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या किताबी कीड़ा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, 1 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यहां पर अगर बात करें, जो आपकी एसएससी जीडी वैकेंसी है, 39,000 यहां पर आपको सीटें दी गई हैं। अब बच्चा चाहे जितना 50 लाख 60 लाख जितना बच्चा इसमें फॉर्म भर दे, लेकिन सेलेक्ट तो जो ऊपर के साथियों क्रीम वाले बच्चे हैं, जो ऊपर ऊपर के जो मेहनती बच्चे हैं, 39,000 वही बच्चे सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये चांस आपके लिए आया है, आप इसको इकलौता चांस समझिए। आप ये ना समझिए कि भाई इसकी अगली वैकेंसी में मैं सिलेक्शन ले लूंगा, नहीं, आपके पास ये मौका है। अभी जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, भले इसमें दिन रात आपको एक करना पड़े, जितनी भी क्लासेस हैं पूरा पूरा दिन आपको देखना पड़े, लेकिन पिछली क्लासेस आपको सभी देखना चाहिए। क्योंकि जब जो पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया है वो अब मैं साथियों आइंदा नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि आने वाले दिनों में नहीं पढ़ाऊंगा। आने वाले दिनों में अब आपको सब चीजें नहीं मिलेंगी जो रीजनिंग के मैंने कुछ। अब ये बताइए कि जो मान लीजिए आप इस क्लास से जुड़े हो, तो जो पुराने क्वेश्चंस में रीजनिंग मैथ के करा चुका हूं वो क्वेश्चन आ गए, लेकिन अब तो आप आने वाली वीडियो देख रहे हो। तो इसलिए साथियों जो पिछली तकरीबन 15 से 20 दिन की वीडियोज है ना, तकरीबन 15 से 20 दिन की वीडियो, 25 वीडियो होंगी, तो 25 वीडियो को साथियों आप 5-6-7 दिन में बहुत आराम से कर सकते हो। तो उन सभी चीजों को देख लीजिए, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले साथियों मैंने तैयारी को एकदम नए सिरे से शुरू किया था, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। तो उन सभी वीडियोस को भी आप लोग देख डालिए। और एक तरीके से अगर बात करें
जो अब आपको वीडियो मिले उनको भी साथियों आप लोग देखिए, ठीक है। तैयारी आपकी बहुत शानदार करवा दूंगा कि सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाए। चलिए, तो इस सवाल का जवाब तो मैंने आपको बता दिया, किताबी कीड़ा हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले को कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेखांकित शब्द का तद्भव आपको बताना है, यानी कि गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो जो गोस्वामी शब्द है इसका आपको तद्भव बताना है क्या होता है। तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा साथियों, गुसाई हो जाएगा। क्या गुसाई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द का विलोम बताए, यानी कि मुजरिम को जीवन दान दिया। तो जीवन दान दिया यानी कि जीवन दान का विलोम अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे, जीवन बताओगे, कटुकरण बताओगे, जीवात्मा बताओगे, मृत्युदंड बताओगे। तो आप लोग याद रखेंगे कि जीवन दान का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, मृत्यु दंड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यह है समूह अलगाव की राह पर है, यानी कि अलगाव का आपको बताना है साथियों विलोम क्या हो सकता है। तो अलगाव का मतलब होता है कि अलग थलग एकदम से हो जाना, अलगाव कर लेना, ठीक है। लेकिन अलगाव के विलोम की अगर यहां पर हम बात करते हैं तो एकीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, एकीकरण हो जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या, ठीक है। अब देखिए ये कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, ये कुछ नहीं, ये एक्स्ट्रा आ गया है। यहां पर एक खाली जगह है, खाली जगह है। क्या दावत इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही, ठीक है, अच्छा नहीं पूछता, नहीं पूछता यहां पर आएगा। क्या नहीं पूछता जो है ना वो यहां पर साथियों आ जाएगा। क्या फायदा, मतलब अब क्या यहां पर खाली जगह में फायदा आएगा, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता, या क्या जवाब इतनी दौलत का नहीं, क्या जनाब इतनी दौलत का नहीं, फायदा यहां पर आएगा। और पूरा वाक्य आपका ऐसे बन जाएगा, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी अब वह नहीं रही। तो यहां पर साथियों खाली जगह है करके 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी अब वह खबर अब नहीं रही ये होगा, या तुम्हारी वह, ठीक है, तुम्हारी वह स्वस्थ अब नहीं रही ये होगा, या क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी अब, ठीक है, चमक, वह चमक अब नहीं रही ये होगा, या होश होगा। तो मैं कहूंगा यहां पर चमक शब्द आ जाएगा और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पासा पलटना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। तो पासा पलटने का मतलब होता है, पासा पलटना, जान छुड़ाना नहीं, समय नष्ट करना नहीं, कठिन परिश्रम करना नहीं, स्थिति उलट जाने को कहा जाता है कि ये तो पासा पलट गया। उसके बाद देखिए निशा शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो निशा का मतलब क्या होता है साथियों, रात होता है। तो रात कहां पर लिखा हुआ है, रात्रि, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, ठीक है, सांस लिया लिखा हुआ है, तो सांस लिया सही नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए, सांस ली होना चाहिए। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, ये सही लग रहा है। सांस लाओ ये भी गलत है, और सांस लिए ये भी गलत है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अटल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अटल को कहते हैं भाई अडिग कहते हैं। क्या कहा जाता है साथियों, अडिग कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है साथियों ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अलौकिक होगा, अलंघनीय होगा, अलौकिक होगा, ठीक है, या साथियों असाध्य होगा। तो मैं कहूंगा अलौकिक आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको अलौकिक कहा जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो लिखा हुआ है साथियों यहां से परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की, ठीक है, चले जाने की, अब यहां पर एक खाली जगह है, चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है, या उभार सदैव बना रहता है, कटुता सदैव बनी रहती है, या क्रांति सदैव बनी रहती है। तो मैं कहूंगा परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है, ये होना चाहिए, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब साथियों जीके के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद आपके जीके के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। करिए जिसकी कोई उपमा ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, अनुपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अनुपम हो जाएगा। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको अनुपम कहा जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, और जीके के साथियों तकरीबन कुछ क्वेश्चंस आप लोग यहां पर देख लेंगे, उसके बाद रीजनिंग के सवाल देखेंगे और मैथ के सवाल देखेंगे। कह रहे कि हिट रिफ्रेश
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक साथियों सत्या नडेला हैं। कौन है? सत्या नडेला हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो किन की बात चल रही है साथियों? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण जी की बात चल रही है। इनकी परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे थे और इन्होंने साथियों असहयोग आंदोलन की वजह से पटना कॉलेज को छोड़ दिया था, अपने एग्जाम को छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो कौन कौन वो लोग थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां थे। तो ये दोनों थे। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो साथियों पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की अगर बात करें तो तकरीबन साथियों 40,000 किलोमीटर है, यानी कि 40,075 किलोमीटर है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है। तो किस रेखा पर प्राप्त होता है? कर्क रेखा पर नहीं, भूमध्य रेखा पर। बिल्कुल सही। आपसे सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सबसे ज्यादा सूर्य का ताप प्राप्त होता है, तो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये तो मनीला में स्थित है। और मनीला कहां पर है? मनीला फिलीपींस में है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन साथ इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। पूछा जाएगा कि विश्व का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? तो सेंटोस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? सेंटोस को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे संविधान का वो अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, बताइए। तो अगर बात करते हैं अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल साथियों, जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है कि भैया तुम विदेश यात्रा कर सकते हो, तो वो अनुच्छेद 21 में बात कही गई है। कहां पर? अनुच्छेद 21 में बात कही गई है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? तो साथियों क्या क्या आता है? विदेश यात्रा अभी मैंने आपको बताया, जीवन जीने का अधिकार ये भी आता है अनुच्छेद 21 में, और अपनी पसंद से विवाह ये भी अनुच्छेद 21 में आता है। लेकिन मृत्यु दंड का अधिकार थोड़ी ना है साथियों, मृत्यु दंड का तो अधिकार है ही नहीं। उसके बाद देखिए, राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? जितने भी कुल सदस्य हैं, टोटल सदस्य, उनके 1/6 सदस्यों को साथियों मनोनीत कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के बाद अधिनियम का स्वरूप ले लेता है? तो साथियों जब राज्य विधानमंडल की बात चल रही है ना, तो राज्यपाल की साथियों अनुमति के बाद अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 356 की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो साथियों अगर बात करते हैं यहां पर नहीं हो सकता, किसकी बात चल रही है? आंतरिक अशांति की बात चल रही है, ठीक है ना? आंतरिक अशांति नहीं हो सकती, यानी कि कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है, का आधार नहीं हो सकता? आपातकाल के अंतर्गत साथियों युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, बाह्य आक्रमण आ सकता है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे रजत को दीर्घ दृष्टि है, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ के मतलब उसको किस प्रकार का लेंस देने की सलाह करेंगे, बताइए। दीर्घ दृष्टि है, यानी कि दीर्घ की वस्तुएं तो दिखती हैं, दूर की तो दिखती हैं, लेकिन निकट की नहीं दिखती, इसको कहा जाता है दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की तो वस्तुएं दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती, उल्टा होता है साथियों। आप इसको सीधा ना समझना, उल्टा करके याद करेंगे। तो कुल मिला के अगर किसी को दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसको साथियों उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, करके आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? तो पुतली के द्वारा साथियों किया जा सकता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक है? तो कौन एक अच्छा वीणा वादक है? मैं कहूंगा समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक है, या आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है?
तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग साथियों किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। किसे साथियों? गुप्त काल को कहा जाता है। तो ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल की, यानी कि जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं साथियों करंट अफेयर से संबंधित, उनको सवालों को देख लीजिए। कुछ चंद सवाल हैं, यानी कि जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन टॉप पर आया है, कौन शीर्ष पर आया है? तो रविंद्र जडेजा इनका नाम है, और ये साथियों आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर आए हैं, टॉप पर आए हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैन फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो साथियों ये किस पर लगाया है? ये विराट कोहली पर लगाया है। 20% का जुर्माना विराट कोहली पर साथियों लगाया गया है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि बाल्ड ईगल को क्या साथियों, बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो ये तो साथियों यूएसए का बनाया गया। क्या बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? यूएसए का बनाया गया है। उसके बाद देखिए कहने कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें मालडोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मनिका जैन को मालडोवा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो मैं कहूंगा भारत की अगर बात करें, भारत ने मलेरिया के मामलों में 97% की कमी साथियों हासिल की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? ये यूपी में किया गया है, और यूपी के लखनऊ में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बनता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो अगर अपने भारत की हम बात करते हैं तो अपना भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। तो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अरुणिश चावला को किया गया। किसको किया गया साथियों? अरुणिश चावला को किया गया है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ चटर्जी को किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसके बाद साथियों रीजनिंग के सवाल हम लोग देखेंगे। कहने कि पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है, तो पहली वाइन उत्पादन इकाई कहां पर शुरू की गई है? उत्तराखंड में शुरू की गई है। उसके बाद साथियों यहां से आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग के सवालों को देखिए और साथियों मैथ के सवालों को देखिए। रीजनिंग का पहला सवाल है, करके ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते। उल्टे क्रम जैसे कि ए को जेड लिखा गया है, ए को जेड लिखा गया तो ये उल्टा क्रम है, विपरीत क्रम है। ठीक है, बी को वाई लिखा गया और सी को एक्स लिखा हो गया और डी को डब्ल्यू लिखा गया। तो साथियों आपको बताने कि इन लेटर्स के विपरीत क्रम क्या होंगे, उल्टे क्रम में अगर लिखा जाए क्या लिखा जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए सी का उल्टा क्या बताया गया है, एक्स बताया गया, तो शुरू में तो एक्स आ जाएगा, और डी का उल्टा यहां पर डब्ल्यू बताया गया, यानी कि अंत में डब्ल्यू आएगा। ठीक है, सॉरी डी का उल्टा हाँ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आएगा। तो एक्स और डब्ल्यू कहां पर है? एक्स और डब्ल्यू तो सभी में है, सभी ऑप्शन में साथियों ऐसा है। चलिए तो अगर बात करते ई की, देखिए LOVE, एल का विपरीत ओ हो जाएगा, ओ का विपरीत एल, और वी का विपरीत ई, और ई का विपरीत वी। तो यहां पर ई का विपरीत पूछा गया, ई का विपरीत, तो यहां पर साथियों वी हो जाएगा। आर की अगर बात करें साथियों ये हो जाएगा आपका शर्ट और गेस। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें एस का विपरीत एच, एच का विपरीत एस, आई का आर, और टी का जेड, ए का जेड। तो मैं कहूंगा यहां पर आर का विपरीत पूछा गया तो आर का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा? सॉरी, आर का विपरीत आई आर हो जाएगा। आई आर है ना, तो आर का विपरीत आई हो जाएगा, यहां पर साथियों आई आ जाएगा। टी की बात करें तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, यानी कि यहां पर जी आ जाएगा। आई की अगर बात करें, आई का विपरीत फिर आर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एफ की अगर बात करें यू एफ होता है। ठीक है, तो एफ की बात करें यहां पर यू आ जाएगा। आई का विपरीत क्या मैंने लिखा? आर आ जाएगा। ई की अगर बात करें, ई का विपरीत साथियों वी आ जाएगा, और डी का विपरीत डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों आपको देखना है कि एक्स वी आई जी आर यू आर वी डब्ल्यू, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वाई बी की माँ है और बी सी से हुआ है, बी का विवाह सी से हुआ है। तो जैसे जैसे जो जो कहा जा रहा है वो साथियों हम करते जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि बी की माँ वाई है, तो साथियों बी की माँ यहाँ पर हम कौन बना लेंगे? बी की माँ यहाँ पर साथियों वाई बना लेंगे। यानी कि बी का विवाह सी के साथ हुआ है, तो बी का विवाह किसके साथ हुआ है? सी के साथ, यानी कि बी और सी आपस में पति पत्नी है। यानी कि एक्स सी का पिता है, तो जो साथियों सी का पिता है ना, सी का पिता कौन हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी कि ये पिता हो जाएगा,
सी का, और बी की माँ कौन हो जाएगी साथियों, वाई हो जाएगी। उसके बाद कहने कि एक्स का इकलौता पुत्र जे है, तो एक्स की अगर बात करें इकलौता पुत्र जे, देखिए यहां पर अगर बात करें एक तो ये है, ठीक है, इसका मतलब ये बेटी होगी, क्या ये बेटी होगी, ये साथियों फिर पति हो जाएगा। ठीक, एक्स का इकलौता पुत्र है, कौन है, एक्स का इकलौता पुत्र जे है, तो साथियों जे यहां पर पुत्र हो जाएगी, ये बात क्लियर है। देखिए बी की माँ है वाई, सी की माँ, सी का पिता है एक्स, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, एक्स की बेटी सी है और एक्स का इकलौता बेटा जे है। उसके बाद कह रहे हैं कि जे की इकलौती संतान के है, तो जे की अगर बात करें, जे की इकलौती संतान कौन है साथियों, जे, और ये दोनों आपस में भाई बहन है। जे की इकलौती संतान कौन है साथियों, के है, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद कहा जा रहा है कि जे से क्या संबंध है, यानी कि बी का जे से क्या संबंध, यानी कि जे क्या कहेगा बी को, तो जे क्या कहेगा साथियों बी को, ये आपको यहां पर बता देना। ये दोनों कौन है, आपस में बहन है, यानी कि बहन के पति को क्या कहा जाता है, तो बहन के पति को साथियों जीजा जी कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक है, उसके बाद दो है, उसके बाद तीन है, उसके बाद 8 आ गया है और फिर 15 आ गया है, उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और फिर 105 है और फिर साथियों 384 यहां पर है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कैसे क्या होगा, ये आपको देखना, ऐसा 1 2 3 8 ऐसे कर कैसे करके हो जाएगा, ठीक है। अगर हम साथियों यहां पर एक चीज देखें, देखिए अगर आप यहां पर एक चीज देखें, 1 से 3 हुआ है और 3 से 15 हुआ, 1 की गुणा 3 से कराओगे 3 आएगा, 3 की गुणा किससे कराओगे, 5 से कराओगे 15 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार साथियों यहां पर अगर हम बात करें, अब इसकी इससे गुणा होगी 15, देखिए 3 से गुणा हुई और 5 से गुणा हुई, तो जाहिर सी बात है 7 से गुणा होगी, 15 सत्ते कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। उसके अलावा 2 से 8 जो बना है, मैं कहूंगा 4 से गुणा की गई है, फिर यहां पर किससे गुणा की जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर बात करें किससे, मान लीजिए अगर एक एक नंबर छोड़ के कर रहे हैं ना, तो 4 से की, तो अब जाहिर सी बात है 6 से करना पड़ेगा, तो 8 छंग साथियों कितने हो जाएंगे, 8 छंग आपके 48 हो जाएंगे। अब इसकी गुणा इससे जो होगी वो 4 6 तो 8 से होगी, यानी कि 48 अट्ठे का 384 होते हैं, तो 48 अट्ठे अगर 384 होते हैं तो आंसर हमारा 48 हो जाएगा। 8 8 64 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 33 34 35 36 37 38, बिल्कुल साथियों 384 हो जाएगा, यानी कि 48 यहां पर आपका जो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये आपको समझ में आए ना, क्योंकि सबसे पहले मैंने देख लिया कि भाई 1 2 3 8 15 ये लॉजिक नहीं बनेगा, मेरी 2 सेकंड में समझ में आ गया। लेकिन जब मैंने इसको इस टाइप से करके देखा कि 1 से 3 बनाया जाए, बिल्कुल बन रहा था, 3 से 15 बिल्कुल बन रहा था, 15 से 105 बिल्कुल, इसमें एक लॉजिक था, तो वही लॉजिक हमने यहां पर लगा दिया और हमारा साथ बिल्कुल सही जवाब आ गया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो। कह रहे कि एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। तो जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना कर लें, क्योंकि हो सकता हो सवाल आप पढ़ने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। कहने कि एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी हैं जो कि साथियों इतिहास की अगर बात करें, इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं और ये इतिहास का अध्ययन करते हैं। क्या ये इतिहास वाले बच्चे हैं और ये साथियों मनोविज्ञान वाले बच्चे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि 15 बच्चे ऐसे हैं जो इतिहास भी पढ़ते हैं मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं, यानी कि 15 वाला नंबर 15 यहां पर आ जाएगा। कहां पर साथियों, 15 की अगर बात करें यहां पर आ जाएगा। 15 विद्यार्थी ऐसे जो इतिहास भी मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। उसके बाद कहने के मिलाकर क्या अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। अगर कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं तो 15 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचे हैं साथियों 7, यानी कि 15 7 22 ही तो हो जाएंगे। तो 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, ये चीज हम कर चुके हैं। यानी कि 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो अगर 15 यहां पर साथियों हम लिख चुके हैं, देखिए ये मनोविज्ञान में भी तो आ रहा है, तो 15 अगर हम लिख चुके हैं तो अब हमें कितना लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 17 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 17 और 15 32 होता है, तो 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। कहने के 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। अब 12 विद्यार्थी, इसमें अगर बात करें 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। कहने के केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको यहां पर बताना है। तो केवल इतिहास 7 लोग पढ़ते हैं और केवल भौतिकी साथियों 12 लोग पढ़ते हैं, तो इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका साथियों यहां पर 19 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 19 है। तो 19 जिनका भी आंसर यहां पर है, मैं कहूंगा उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए
अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने के साथियों 20 है, 30 है और 18 है। ठीक है, 18 है, 45 है और साथियों 27 है। ठीक है, उसके बाद साथियों 24 है और यहाँ पर 24 है। यहाँ पर आपको बताने के कौन सा नंबर साथियों आ सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए चलिए, अब देखिए ये कैसे बना है। ठीक है, अगर हम साथियों देखिए इस नंबर को और इस नंबर को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार क्या 18 और 27 को जरा जोड़िए, वो तो छोटा था तो हमने जोड़ दिया, इसको जरा जोड़ कर देखिए तो ये 5 आ गया और ये 1, यानी कि बिल्कुल साथियों 45 हमें मिल जाएगा। तो 24 को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, यानी कि 48 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहने के साथियों 70 है। ठीक है, उसके बाद 66 है। ठीक है, कहने के 58 है और साथियों 46 है और साथियों 30 है। तो उसके बाद आपको बताने कि अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर साथियों बता दीजिए। चलिए देखिए, अगर अब यहां पर घटता हुआ क्रम है ना, तो 70 में अगर हम 4 घटाएंगे तो 66 आ जाएगा। 66 में अगर 8 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा। 58 में अगर 12 घटाएंगे तो 46 आ जाएगा। 46 में अगर 16 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 में कितना घटाना होगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि 30 में हमें 20 घटाना होगा तो 10 आ जाएगा। और 10 क्या हो जाएगा, 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। खैर चलिए, अगले नंबर का आप सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा ये डिक्टो सवाल आपके एग्जाम में इस बार आपको दिखेगा। ठीक है, वो किसी शिफ्ट में है, आपकी भी शिफ्ट में आ सकता है और आपके मित्र की शिफ्ट में भी साथियों आ सकता है। यहां पर कहा जा रहा है कि 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। किस दिशा में साथियों, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग हैं। तो कहा जा रहा है ए और बी एक साथ बैठे, यानी कि आजू बाजू बैठे हैं ए और बी। सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है, यानी कि सी जो है ना वो यहां पर बैठा होगा। और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है, डी उत्तरी सिरे पर बैठा है। ठीक है, यानी कि ई जो है ना, ई ये बी और सी के बीच में बैठा है। तो एक काम करो साथियों, सबसे पहले आप इसी को कर लो, ये जो ई है ना, ई। अच्छा, यहां पर एक चीज कही जा रही कि सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है, तो सी को हमने दक्षिणी सिरे पर बैठा दिया। और यहां पर कहा जा रहा है कि बी और सी के बीच में ई है, तो बी और सी के बीच में कौन है साथियों, ई है, तो ये भी हो गया। और एक बात और कही गई थी कि डी उत्तरी सिरे पर है, डी यहां पर उत्तरी सिरे पर हो जाएगा। अब बचा कौन सा, तो ए बचा, तो जाहिर सी बात है ए आपका यहां पर आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो 1 2 3 यानी कि बी हो जाएगा। बी हो जाएगा तो बी कहां पर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए कह रहे कि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो सूर्य का उदय साथियों किस दिशा में होता है। सूर्य का उदय की अगर बात करें तो ये तो पूरब दिशा में होता है, लेकिन यहाँ पर पूरब दिशा को क्या कहा गया है, पूरब दिशा को साथियों यहाँ पर पश्चिम दिशा कहा गया है। तो मैं कहूंगा पश्चिम आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखिए करके सभी धागे पिन है। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये धागे हो गए और सभी धागे पिन है। तो ये क्या हो गए साथियों, सभी धागे यहाँ पर पिन हो गए और कुछ पिन कुशन है। मान लेते इतने पिन साथियों क्या हो गए, इतने पिन आपके साथियों यहाँ पर कुशन हो गए। तो निष्कर्ष आपको देखकर बताने के कुछ कुशन पिन है। बिल्कुल साथियों, कुछ कुशन पिन है, इतने कुशन जो है ना वो पिन हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष हो जाएगा। कुछ पिन धागे हैं, कुछ पिन धागे, बिल्कुल साथ। तो इतने पिन जो है ना ये धागे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 ये दोनों सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं, एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। तो साथियों 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और एक साथियों 6। कहने के सिराज जो है ना ये प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हैं और लाया प्रमोद के बाईं ओर बगल में बैठा है। ठीक है, पार्थिव के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है। हम सबसे पहले इस लाइन को सॉल्व करेंगे, इसका भी कुछ
ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्यों हम ऐसी लाइन को, क्योंकि ये हमें बिल्कुल कंफर्म बता रहा है कि प्रमोद के बाईं ओर बगल में लाया बैठी है। तो आप प्रमोद को कहीं बैठाल दो, यहां बैठाल दो, यहां बैठाल दो, यहां बैठाल दो, यहां बैठाल दो। मान लीजिए प्रमोद साथियों यहां पर बैठ गए, तो कहा जा रहा है कि प्रमोद के बाईं ओर बगल में लाया है, यानी कि लाया साथियों यहां पर आ जाएंगी। अब एक और बात यहां पर कहा जा रहा था कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने हैं। तो प्रमोद अगर यहां पर है तो मैं कहूंगा मुकुंद यहां पर होगा, क्योंकि प्रमोद और मुकुंद आमने सामने हैं। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए जरा शुरू से, ठीक है। कह रहे कि दिराज प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। तो अगर बात करते हैं प्रमोद ये हो गया, ठीक है, पार्थिव यहीं पर तो बनेगा, क्योंकि पार्थिव यहां पर बनेंगे तो लाया बीच में हो जाएंगी। अगर पार्थिव यहां पर बना दिया जाता है, प्रमोद और पार्थिव के बीच में दिराज है, तो दिराज की बात करें, दिराज साथियों यहां पर बन जाएगा। तो अब 6 में से 5 लोग आपने बैठाल दिए हैं, बचा कौन है, प्रियांशु बचा है, यानी कि प्रियांशु आपका यहां पर बैठ जाएंगे, प्रियांशु जी। तो पार्थिव के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, पार्थिव के बाईं ओर बगल में दिराज बैठा है, तो दिराज आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब यहाँ पर साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से साथियों, मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और मैथ का पहला सवाल है, कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर यानी कि जो डिफरेंस है वो 70 है, तो वो संख्या क्या है। तो मान लेते हैं साथियों वो संख्या की अगर बात करें वो संख्या x है। क्या, वो संख्या की अगर बात करें वो संख्या हम यहाँ पर मान लेते हैं वो संख्या क्या है, वो संख्या x है। अब यहाँ पर देखिए कलर में चेंज कर लेता हूँ, हाँ, वो संख्या मान ली साथियों x है। तो किसी संख्या के 40%, ठीक है, तो मान लीजिए साथियों वो एक तरीके से अगर बात करें वो संख्या x है और इस संख्या के 40%, तो इस संख्या का 40% वो इसमें जुड़ेगा, यानी कि इस संख्या का 40% इसमें जुड़ेगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों ये माइनस यहाँ पर आएगा क्योंकि डिफरेंस पूछा जा रहा है। और उसी संख्या के, ठीक है, और उसी संख्या के 30% और उसी संख्या के साथियों 30% का अंतर, यानी कि जो अंतर है ना वो कितना है साथियों, वो 70 है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, यहां से x का मान निकालिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए इसको अगर कट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 10x की अगर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10x, और ये 4x हो जाएगा, तो कितना हो गया साथियों, 14x हो गया। 14x बटे 10 और माइनस ये भी साथियों वही हो जाएगा, 10x गुणा करेंगे 10x और ये 3x यानी कि 13x हो गया। 13x बटे 10 हो गया बराबर साथियों 70 हो गया। अब नीचे 10 है तो साथियों यहां पर कॉमन ले लेंगे, 10 एक बार लिख लेंगे, 14 में से 14x माइनस 13x हो जाएगा, 14x माइनस 13x हो गया बराबर 70 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा साथियों, 14 में से 13x जाएगा तो 1x बचेगा, 1x बराबर 700 आ जाएगा, यानी कि 10 की गुणा 70 से हो जाएगी। तो मैं कहूंगा वो संख्या पूछी गई थी वो संख्या साथियों 700 हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया जाता है, ठीक है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि अभी तो वैसे तो 20 व्यक्ति कार्य करते हैं, लेकिन 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं और कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितनी होगी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। अगर देखिए यहां पर साथियों हम कुल कार्य कैसे निकालेंगे, या टोटल वर्क क्या हुआ है, कितना हुआ है, टोटल कार्य कितना हुआ है। देखिए यानी कि अगर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति होते हैं, यानी कि अगर 20 व्यक्ति काम करते हैं और 8 दिन तक कार्य करते रहते हैं तो वो काम साथियों पूरा हो जाता है। तो वो काम कितना होगा, 8 दूना 16, यानी कि वो काम 160 होगा। तो कुल कार्य कितना हो गया साथियों, 160 हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हुआ क्या कि 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 4 व्यक्ति जब साथियों 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाते, शुरू में कितने लोग थे, 20 लोग थे। कितने लोग थे साथियों, 20 लोग थे। अब अगर या एक काम ये करिए, ठीक है, जो शुरू के एक तरीके से अगर बात करें, ठीक है, 4 व्यक्ति एक तरीके से बात करें, 20 व्यक्तियों ने जो 4 दिन तक, शुरू के 4 दिन तक जो काम किया वो कितना आखिर काम किया है, तो वो 80 काम किया है, ठीक है। यानी कि 4 दिन में 80 काम हो चुका है। तो अब काम कितना बचा है, 160 काम था, 80 काम हो चुका है। अब काम कितना बचा है साथियों, सिर्फ और सिर्फ 80 काम बचा है। अब अगर बात करते हैं, यहां पर कहा गया है कि 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाएं तो पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी। अब अगर बात करें 4 व्यक्तियों के जाने के बाद अब कितने लोग बचे हैं, तो मैं कहूंगा साथियों 16 लोग बचे हैं। कितने लोग बचे हैं, 16 लोग बचे हैं। तो एक तरीके से अगर बात करें अब काम बचा है 80
और लोग बचे हैं साथियों 16। क्या काम बचा है 80 और लोग बचे हैं 16, तो मैं कहूंगा ये बचा हुआ काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्या बचा हुआ काम साथियों 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने के 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है। 5 दिन तो शेष काम करने में लगा, और पहले साथियों कितने एक तरीके से हुए थे, पहले 4 दिन तक काम हुआ था, तो 5 दिन और 4 दिन टोटल कितने दिन हो गए, मैं कहूंगा टोटल 9 दिन हो गए। तो 9 दिन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो 6 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु साथियों कितनी थी, 29 वर्ष थी। कह रहे कि 8 वर्ष पूर्व ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही। देखिए यहां पर अगर बात करें, पहला स्टेप कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु, ठीक है, 29 वर्ष थी। ठीक है, 29 वर्ष थी 6 वर्ष पहले। तो अगर हम देखें कि वर्तमान समय पर इनकी औसत आयु कितनी होगी, तो इसमें 6 प्लस कर दीजिए, तो मैं कहूंगा इसमें 6 प्लस करेंगे 35 हो जाएगा। यानी कि अब अगर बात करते हैं साथियों, इनकी तीनों की औसत आयु कितनी थी, वर्तमान आयु कितनी है, औसत वर्तमान आयु कितनी है, 35 वर्ष है। तो अगर मैं आपसे इनका योग पूछूं कि तीनों का योग क्या होगा, आयु का योग क्या होगा, 35 के गुणा 3 से करा लीजिए तो 105 आ गया। ये तो इन तीनों की आयु का योग हो गया। अब यहां पर ए और सी की बात चल रही है, तो साथियों ए और सी की, ठीक है, औसत आयु 27 वर्ष थी, लेकिन 8 वर्ष पहले। अगर इसमें आप साथियों कितना, एक तरीके से अगर यहां पर बात करें, इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये वर्तमान समय पर इनकी औसत आयु आ गई। अब अगर बात करें ए और सी की कुल आयु का योग कितना होगा, तो 35 दूना 70 हो जाएगा। तो ये ए और सी की हमें वर्तमान आयु मालूम पड़ गई। तो यहां पर बी की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु 105 है टोटल, और ए और सी की आयु 70 है। तो इसमें से साथियों ये घटा दो, 105 में से 70 को साथियों घटा दो, 5 आ जाएगा 3, यानी कि 35 वर्ष साथियों बी की आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772.8 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य साथियों 600 रुपए है। यदि दुकानदार ने इसे 15% लाभ कमाया तो बिक्री कर की दर क्या होगी। तो दर आपसे पूछी जा रही है। देखिए लाभ की अगर बात करें तो लाभ कितना दे रखा है साथियों, लाभ 15% हुआ है, करके 15% लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य की अगर बात करें यानी कि सीपी की बात करें तो साथियों 600 रुपए है। तो अगर हम साथियों यहां पर 600 क्रय मूल्य है, अगर इसका 15% लाभ निकालेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, जरा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 हो गए। तो मैं कहूंगा ये तो क्रय मूल्य है 600 और लाभ हुआ 90 रुपए का, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की बेची गई है, 690 रुपए की बेची गई। 600 रुपए में खरीदी थी, 15% लाभ से बेची तो 690 रुपए की साथियों बिकेगी। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा था कि अगर, ठीक है, बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772.8 रुपए हो, ठीक, और यहां पर बेचा इतने में गया है, तो कहने के बिक्री की दर, बिक्री कर की दर आपसे पूछी जा रही। तो साथियों 772.8 में से आप क्या घटा लो, आप साथियों घटा लो 690, ठीक है ना। 690 अगर बात करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। और यहां पर अगर बात करें साथियों 17 में से एक तरीके से 9 जाएगा, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और ठीक है, कुल मिला के साथियों आपका कितना हो जाएगा, 82.8 आ जाएगा। तो 82.8 की अगर बात करें, ये बिक्री कर की दर आपसे पूछी जा रही है। तो साथियों बिक्री कर की दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और नीचे अपना क्रय मूल्य लिख लेंगे, 690 लिख देंगे। इस पॉइंट को हटा के यहां पर साथियों जीरो बढ़ा लेंगे, इन दो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 828 की भाग आपको 69 से करानी पड़ेगी, ठीक है ना। 69 से साथियों करानी पड़ेगी, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए 69 एकम 69, अब कितना बचा है, अब मतलब 8 में ये 8 है, ठीक है। अब इसमें कितना बचेगा, देखिए जरा, अगर 82 में से 69 जाता है तो कितना बच जाएगा साथियों, 12 में से ये 3 हो जाएगा, ये 1 यानी कि 13 हो जाएगा। तो ये 138 कुल मिला के हो जाएगा। 69 दूना कितना होता है साथियों, 69 दूना 138 होता है। तो मैं कहूंगा 12% आपका आंसर आ जाएगा। और 12% साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 2550 है। क्या वस्तु का क्रय मूल्य की अगर बात करें तो 2550 है, जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि उस वस्तु को 15% छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में अर्जित लाभ आपको यहां पर कुल मिला के बताना है। मूलधन की अगर बात करें, मूलधन की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, ठीक है, मूलधन नहीं, क्रय मूल्य की अगर बात करें, सीपी की बात करें साथियों, तो कितना है, 2250 है। कितना है साथियों, यहां पर 2250 है, ठीक है।
अब यहां पर साथियों कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है ना ये 2250 अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी कि अंकित मूल्य के 75% के बराबर है। अंकित मूल्य के 75% के बराबर ये क्या है, ये साथियों 2250 है। तो अगर मैं आपसे कहूं अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य भी साथियों बहुत आराम से निकल आएगा। अंकित मूल्य भी बहुत आराम से निकल आएगा। 2250 इस 100 की गुणा इससे होगी, ठीक है, और यहां पर नीचे 75 आपका आ जाएगा। 25 तियां और 25 चौक हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 0 आ गया। 75 चौक कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य आपका 3000 रुपए निकल आएगा। ठीक है ना, कितना निकल आया साथियों, 3000 निकल आया। तो 15% की छूट पर बेचा जाता है या अंकित मूल्य से, ठीक है ना। यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता है तो मैं कहूंगा एक तरीके से 3000 की अगर हम बात करते हैं तो 15% की छूट, यानी कि इसको 85% में बेचा जाता है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 85 तियां साथियों कितने हो जाएंगे, 5 तियां 15, 8 तियां 24 और 1 25 हो जाएगा, और 2550 यहां पर साथियों आपका आ जाएगा। इतना 2550 आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर बात करें साथियों 2550 ही आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें से साथियों अब आपको एक तरीके से इसमें से, ठीक है, 2250 को घटाना होगा। 2250 जब आप साथियों इसमें से घटाओगे तो आपके पास 003 यानी कि 300 आ जाएगा, और इस 300 को आपको साथियों क्या बता देना, ये आपका लाभ निकल कर आया है, ठीक है ना, लाभ निकल कर आया है। तो लाभ 300 आ गया, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर लीजिए, नीचे क्रय मूल्य लिखें, क्रय मूल्य आपका 2250 हो जाएगा। इसको साथियों अगर हम कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैलकुलेट कर दिया। अगर कैलकुलेटर की साथियों हम मदद ले लें तो 3000 ऊपर बचा है और नीचे कितना बचा है, 225 बचा है। तो साथियों 13.33 करके आंसर आया, तो 13.33% कहां पर निकला है, ऑप्शन नंबर डी में है साथियों। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए खैर, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक दो सवाल और बाकी हैं। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब करके। 600 की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 600 मूलधन कितना निकला है, 600 निकला है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में से क्या साथियों 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन की अगर बात करें तो मिश्रधन 850 है। तो ब्याज की दर आपसे यहां पर पूछी जा रही है, ठीक है ना। अब यहां पर हम साधारण ब्याज बहुत आराम से निकाल सकते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन ये साधारण ब्याज होता है, यानी कि ए कितना है, मिश्रधन कितना है साथियों 850 है, 850 में से 600 साथियों घटेगा तो कितना साथियों आपका एक तरीके से साधारण ब्याज यहां पर निकल आएगा। तो यहां पर साथियों 0 हो गया, यहां पर 5 आ गया, यहां पर साथियों 250 निकल आएगा। तो ये दर निकालने में मदद पड़ेगा। तो साथियों दर का सूत्र होता है SI गुणा 100, ठीक है, बटे में P इंटू टी। और साधारण ब्याज कितना निकला है साथियों 250 निकला है, गुणा 100 हो जाएगा, बटे P कितना है तो 600 है, और T कितना है 3 वर्ष है। इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और इसको अगर कैंसिल करें साथियों देखिए, अगर 2 से कट करें, ठीक है, 2 तियां आ गया, और इसको कट करें 125 आ जाएगा, यानी कि 125 बटे कितना आ गया, 3 तियां 9। तो कुल मिला के 125 बटे 9% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, करेंगे एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आए तो कैसे साथियों करोगे, अगर ऐसा है कि एक संख्या को इतने से विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है, वही संख्या जब इतने से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अंत वाली, ठीक है, दोनों संख्याओं को भाग कर दीजिए, 31 की भाग 13 से कर दीजिए, 13 कम 13, 13 दूना 26। अब देखिए शेषफल साथियों कितना बचा, मैं कहूंगा 5 बचा। तो 5 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शेषफल 5 बचा है, तो 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस एग्जाम फतेह इस चैनल को साथियों जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में साथियों मैंने आपको बताया था वो पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में है। तकरीबन साथियों 55 से 60% कंटेंट वहां से आपका डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में साथियों प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।